हेलो स्टूडेंट, आर के क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं राकेश सर आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ। ये 9th क्लास का अर्थशास्त्र का चैप्टर है, भारत में खाद्य सुरक्षा। ये लास्ट चैप्टर है। इससे पहले हमने 3 चैप्टर कर लिए हैं और इसके बाद ये आपका पूरी तरीके से मतलब बुक जो है ख़त्म हो जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। भारत में खाद्य सुरक्षा, ठीक है। खाद्य सुरक्षा का क्या अर्थ होता है? खाद्य सुरक्षा का मतलब होता है कि जहाँ पर व्यक्तियों को पर्याप्त मात्रा में भोजन प्राप्त हो जाए, ठीक है, तो उसको खाद्य सुरक्षा कहा जाता है। परंतु भारत की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि भारत के अंदर व्यक्ति को 2 वक्त का खाना ही प्राप्त नहीं हो पाता, ठीक है। जिस प्रकार से हमें जीने के लिए क्या चाहिए, हवा चाहिए, पानी चाहिए, शेल्टर चाहिए, इसी प्रकार से खाना चाहिए, ठीक है। तो खाद्य सुरक्षा का अर्थ क्या है? खाद्य सुरक्षा का अर्थ होता है कि जहाँ पर व्यक्तियों को 2 वक्त का खाना प्राप्त हो जाए, उन्हें चिंता ना हो कि मुझे खाना कहाँ से प्राप्त होगा, ठीक है, तो उसको खाद्य सुरक्षा कहा जाता है। तो सरकार ने इसके लिए बहुत सारे मात्रा में क्या कदम उठाए, तो इनको हम पढ़ेंगे, ठीक है। खाद्य सुरक्षा क्यों? समाज का अधिक वर्ग गरीब तो हर समय खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त है, परंतु जब देश भूकंप, सूखा, बाढ़, सुनामी, फसलों के खराब होने से पैदा हुआ अकाल आदि राष्ट्रीय आपदाओं से गुजरता है, तो निर्धनता रेखा से ऊपर के लोग भी खाद्य असुरक्षित हो जाते हैं। समझ के बात को? भाई खेती नहीं होगी तो कहाँ से मिलेगा? खाना नहीं मिल पाएगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? खेती को प्रमोट करना चाहिए। और भारत की बैकबोन क्या है? एग्रीकल्चर सेक्टर। यानी खेती भारत की रीढ़ की हड्डी है, ठीक है। अब क्वेश्चन आएगा अकाल क्या होता है? अकाल का मतलब होता है जब सूखा पड़ जाना, यानी किसी प्रकार की खेती नहीं उत्पन्न होना, बारिश नहीं होगी, पानी नहीं होगा तो फसल नहीं होगी, फसल नहीं होगी तो अकाल पड़ जाएगा, जिसमें मवेशी, जानवर वगैरह मर जाते हैं और इंसान भी मर जाते हैं, ठीक है। तो उसको अकाल कहा जाता है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये क्या दिखा रहा है, ये चित्र क्या दर्शा रहा है? ये शो ऐड कर रहा है कि राहत केंद्रों पर भुखमरी से पीड़ित लोग हैं, यानी कि जिनको खाना प्राप्त नहीं हो पा रहा, तो राहत केंद्र तक ये पहुंचे। देखो इनका शरीर देखो कितना कमजोर हो गया क्योंकि इनको खाना प्राप्त नहीं होगा। इसी प्रकार देखो ये 1943 के बंगाल के अकाल के पूर्व बंगाल के चटगांव जिले में गांव छोड़कर जाते हुए परिवार दिखा रखे हैं। क्यों? क्योंकि इनको इनके परिवार को खाना ही प्राप्त नहीं हो पा रहा है, ना पानी है ना खाना है, तो ये क्या कर रहे हैं? अपना गाँव छोड़कर जा रहे हैं, ठीक है। चलो अब एक स्टोरी देखते हैं, रामू की कहानी। रामू रायपुर गांव में एक कृषक में एक अनियमित खेतियार मजदूर के रूप में कार्य करता है, मतलब उसको डेली काम मिलता नहीं है। उसका सबसे बड़ा बेटा सोमू 10 वर्ष का है। वह भी गांव के सरपंच सतपाल सिंह के पशुओं की देखभाल करने वाली पाली के रूप में काम करता है। सोमू सरपंच के यहाँ पूरे वर्ष काम करता है और उसे इस काम के लिए सिर्फ 1000 रुपये मिलते हैं। रामू के 3 और बेटे और 2 बेटियां, लेकिन वे अभी बहुत कम उम्र के, वे खेतों में काम नहीं कर सकते। रामू की पत्नी सुनहरी भी पशुओं की सफाई और गोबर उठाने का काम करती है। उसे अपने रोजाना काम के बदले आधा लीटर दूध और सब्जियां और कुछ मतलब पकाने के मिल जाता है। इसके अलावा व्यस्त मौसम में वह अपने पति के साथ मिलकर खेतों में काम करती है तथा उसकी आमदनी बढ़ाती है। कृषक एक मौसमी कार्य है और रामू को केवल बुआई, पौधारोपण और फसलों की कटाई के समय काम मिल पाता है। वह वर्ष में फसल तैयार होने और पकने तक की अवधि के दौरान लगभग 4 महीने बेरोजगार रहता है। तो देखो कितनी बड़ी समस्या है। तब वह दूसरे कार्य में काम की तलाश करता है। कभी कभार उसे ईंट भट्टों में या गांव में चल रहे काम, मतलब जो निर्माण कार्य होता है उसमें काम मिल जाता है। रामू अपने इन प्रयासों से नगद पैसा या कुछ वस्तु कमा पाता है, जिससे वह अपने परिवार को 2 जून की रोटी दे पाए। बहरहाल अब वह वही काम पाने में असफल है, तो उसे और परिवार को चलाना मुश्किल हो पाता है। कभी कभी वह उसके छोटे बच्चों को भूखे भी सोना पड़ता है। परिवार को दूध तथा सब्जियां भोजन के लिए नियमित रूप से नहीं मिल पाती है। रामू कृषि कार्य की मौसमी प्रकृति के कारण अपनी बेरोजगारी के 4 महीने क्या आता है? खाद्य असुरक्षित रहता है, ठीक है। खाद्य असुरक्षित का मतलब क्या आता है? खाना प्राप्त नहीं हो पाना, भोजन प्राप्त नहीं हो पाना, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके अंदर आते हैं एग्जाम के अंदर। तो बच्चों बस वीडियो सुनते जाओ, आप सुन के बहुत सारे क्वेश्चन क्या करें, याद कर लोगे। डेली वीडियो सुना करो, ठीक है। इससे आपको क्या होगा? बहुत सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। अब देखो अगला आता है। अब सरकार क्या कर रही है? सरकार NSSO हमने लास्ट उसके अंदर करा था, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जो समय समय पर आकर क्या करती है? डाटा कलेक्ट करती है। तभी तो पता लगता है उनको कि देश के अंदर कितनी बेरोजगारी है, कितनी कमी है। इसी प्रकार से आता है एक आता है राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार सर्वेक्षण, NHFS, ठीक है। तो ये भी क्या करते हैं? समय समय पर पता लगाते हैं कि कितने व्यक्ति क्या है? खाद्य असुरक्षित है।
अगला आता है अहमद की कहानी। अहमद बेंगलोर में रिक्शा चलाता है। वह अपने 3 भाइयों और 2 बहनें और बूढ़े माता पिता के साथ झुमरी तलिया से आया था। वह एक झुग्गी में रहता है और उसके परिवार के समस्त सदस्यों का पालन पोषण रिक्शा चलाने से ही होता है। उसकी प्रतिदिन की आय पर ही घर निर्भर है। फिलहाल उसकी रोजगार आज सुरक्षित है और उसकी आय बढ़ती है और घटती रहती है। कभी कभार वह इतना कमा लेता है कि समस्त दैनीय आवश्यकताओं की चीज़ें खरीदने ले प्राप्त अपनी आय में से कुछ बचा ले। कुछ दिनों से वह मुश्किल में इतना ही कमा पाता है कि वह दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुएं खरीद सके। अहमद को एक पीला कार्ड मिला है जो निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोग यानी कि PDS कार्ड है। इस कार्ड से अहमद अपनी दैनिक ज़रूरतों के उपभोग के लिए प्राप्त मात्रा में गेहूँ, चावल, चीनी, मिट्टी का तेल प्राप्त कर पाता है। वह इन चीज़ों को बाजार की कीमत से आधी कीमत प्राप्त कर पाता है। वह अपना मासिक भंडार उस विशेष दिन रखता है जिस दिन दुकान निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों के लिए खुलती है। इस प्रकार अहमद अपनी उन अपर्याप्त आय से अपने बड़े परिवार का किसी तरीके पालन पोषण कर पाता है जहां वह अकेला कमाने वाला है। ठीक है, इससे पता लगता है कि निर्धनता कितने मात्रा के अंदर पाई जाती है भारत के अंदर। तो सरकार क्या कर रही है, इसको दूर करने के लिए सरकार समय समय पर उपाय करती रहती है। ठीक है, ये देखो पंजाब का एक किसान है जो अपने खेतों के अंदर HYV बीजों का प्रयोग करते हुए दिखा रखा है। HYV मतलब हाई यील्डिंग वैरायटी, उच्च उपजीय किस्मों का बीजों का प्रयोग किया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा हरित क्रांति किसे कहते हैं, ये हमने पहले चैप्टर में डिस्कस कर रखा है। हरित क्रांति का मतलब होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, हरित क्रांति का मतलब गेहूं के उत्पादन में वृद्धि को क्या कहते हैं, हरित क्रांति कहते हैं। द लार्जर प्रोडक्शन इट वीव्स इट इज कॉल्ड द ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, तो ये पंजाब के किसान है जो HYV बीजों का प्रयोग कर रहा है और अधिक मात्रा में पैदावार को बढ़ा रहा है। यानी कहने का मतलब है कहीं पर तो पैदावार बिल्कुल भी नहीं है और कहीं पर पैदावार ज़्यादा मात्रा के अंदर। ठीक है, अब आता है भारत में खाद्य सुरक्षा क्या है। 70 के दशक में प्रारंभ में हरित क्रांति के आने के बाद से मौसम की विपरीत दिशाओं के दौरान भी देश में अकाल नहीं पड़ा। देश भर में उपज होने वाली फसलों के कारण भारत पिछले वर्षों में खाद्य उत्पादन पर आत्मनिर्भर हो गया है। इससे सरकार ने क्या करा, अधिक मात्रा में गेहूं के उत्पादन को बढ़ाया और 1968 में गेहूं में आई क्रांति के कारण भारत सरकार ने एक डाक टिकट भी जारी कराया। ठीक है, हरित क्रांति के नाम से भारत सरकार ने क्या एक डाक टिकट भी जारी किया। तो हरित क्रांति मैंने बता दिया, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, तो ये डाटा बता रहा है सारा। ठीक है, अब आता है निगम कीमत क्या होती है। निगम कीमत का मतलब बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाजों का वितरण होना निगम कीमत कहलाती है। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन बफर स्टॉक क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बफर स्टॉक को बोलते हैं, बफर स्टॉक ये एक प्रकार का ऐसा स्टॉक होता है जहां पर भारत सरकार का खाद्यान्न रखा होता है और इसकी देखरेख करता है FCI यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। भारतीय खाद्य निगम इसकी देखरेख करता है। ठीक है, अब आता है नियमित न्यूनतम समर्थक कीमत क्या होती है। न्यूनतम समर्थक इसको कहते हैं MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आपने सुना होगा जो किसान भाई हमारे आंदोलन कर रहे थे वो इसीलिए कर रहे थे, वो कहते हैं हमारे को मिनिमम सपोर्ट प्राइस चाहिए। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब होता है कि सरकार खाद्यान्नों की एक कीमत निर्धारित कर देती है जिसको MSP कहा जाता है कि इससे कम कीमत पर कोई व्यक्ति नहीं खरीदेगा। ठीक है, और सरकार क्या करती है, किसानों से गेहूँ खरीदती है MSP पर और उन्हें क्या करती है, बफर स्टॉक में भर देती है और उसके बाद बफर स्टॉक से राशन की दुकानों तक जो गेहूँ पहुँचाया जाता है या खाद्यान्न पहुँचाया जाता है उसको कहते हैं PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्या बोलते हैं, PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ठीक है, जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर हमारे को सस्ती दर पे क्या मिलता है, गेहूँ, चावल इत्यादि। और आजकल तो सरकार ने फ्री कर रखा है, यहाँ पर फ्री में मिलता है गेहूँ, चावल वगैरह। ठीक है, आपने देखा होगा कि कई प्रकार के वो आते हैं, ट्रक आते हैं जिन पे लिखा होता है PDS। ठीक है, देखा करो, ये सब छोटी छोटी चीज़ें नोट करा करो। ठीक है, जब आप कभी राशन की दुकान पे जाओगे तो ट्रक खड़े होते हैं, उन ट्रकों पे लिखा होता है PDS, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है कि बफर स्टॉक से राशन की दुकानों तक जो खाद्यान्न को पहुँचाए जा रहे हैं यानी कि हम गेहूँ चावल को पहुँचा रहे हैं तो उनको बोलेंगे PDS। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछता है, समझ गए। तो राशन कार्ड में क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला निर्धनतों में निर्धन लोगों के लिए अद्वितीय कार्ड, दूसरा निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों के लिए BPL कार्ड और तीसरा होता है अन्य लोगों के लिए APL कार्ड। ठीक है, BPL मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे, और APL मतलब अबव पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से ऊपर। तो सरकार क्या करती है, समय समय पर ऐसे कार्य कर रही है जिससे गरीबी को दूर किया जा सके और लोगों को कम से कम 2 वक्त का खाना प्राप्त हो सके। ये देखो, ये राशन है, राशन की क्या है दुकान है जहाँ पर
एक राशन अधिकारी क्या कर रहा है, लोगों को मुफ्त में राशन दे रहा है या कुछ पैसों पे राशन दे रहा है। अब आता है भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 क्या? भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत खाद्य एवं पोषक खाद्य संबंधी सस्ती कीमत पर उपलब्ध कराया जाएगा ताकि मानव जीवन क्या मतलब मनुष्य अपना जीवन आसानी से जी सके, और या तो मुफ्त में दिया जाएगा या उनको बहुत ही कम कीमत पे राशन उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, ये डाटा बता रहा है, ये डाटा सब बच्चों देख लेना। ठीक है, वैसे इतना आता नहीं है काम का, लेकिन फिर भी देख लेना। अब आता है अंत्योदय अन्न योजना। अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत 2000 में करी गई थी। इस योजना के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस में आने वाले निर्धनता रेखा से नीचे के परिवारों में से 1 करोड़ लोगों की पहचान की गई, और संभावित राज्यों के ग्रामीण विकास विभाग ने गरीबी रेखा से नीचे के गरीब परिवारों के लिए 2 रुपये किलो गेहूं और 3 रुपये किलो क्या करा चावल की व्यवस्था कराएगी, और इनको 25 किलो कम से कम अनाज दिया जाएगा, और अनाज की मात्रा 2002 से 25 किलो से बढ़ाकर और बाद में 35 किलो कर देगी। जून 2003 और अगस्त 2004 में 50-50 लाख अनियमित यानी अतिरिक्त बीपीएल परिवार को दो बार मतलब राशन दिया जाने लग गया, और इस योजना के तहत 2 करोड़ लोगों को क्या फायदा हुआ। समझ की बात को? खैर ये तो पुराना डाटा दे रखा है, अब तो आपको पता है मुफ्त में मिल रहा है। जब से कोरोना आया उसके बाद सरकार क्या दे रही है, मुफ्त के अंदर दे रही है। अब क्वेश्चन पूछता है सब्सिडी क्या होती है? सब्सिडी एक प्रकार की आर्थिक सहायता होती है जो सरकार द्वारा दी जाती है गरीबों के लिए। ठीक है, जैसे कि गैस पे सब्सिडी हो गई, खाद्यान्न पे सब्सिडी हो गई। डायरेक्ट क्या होती है, डायरेक्ट आपके अकाउंट में चली जाती है। खैर अब तो धीरे धीरे सरकार सब्सिडी बंद करती आ रही है। सरकार क्या करे, सरकार पे बहुत ज़्यादा मात्रा में बोझ पड़ता जा रहा है, उन्हें देश भी चलाना होता है। ये देखो, ये भारतीय खाद्य अधिनियम यानी कि एफसीआई द्वारा जारी किया डाटा है। तो इस प्रकार से देखो, ये बफर स्टॉक है जहाँ पर भंडारण यानी कि गेहूं को भरते हुए किसान दिखा रखे बोरे में इस तरीके भर देते हैं, और उनको मंडी ले आते हैं, मंडी में लाकर इनको बेच देते हैं। सरकार इनसे क्या करते हैं, उचित कीमत पर इनसे खरीद लेती है, और खरीदने के बाद सरकार क्या करते हैं, बफर स्टॉक के अंदर इसको भर देती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे सरकार बफर स्टॉक के अंदर भर देती है, और उसके बाद सरकार राज्यों में मतलब अलग अलग जगह पर वो क्या करती है, राशन को पहुँचाती है। और सहकारी समितियों की खाद्य सुरक्षा में भूमिका, जो सरकारी समितियाँ होती हैं, ठीक है, वो क्या करती है, वो किसानों से गेहूँ वगैरह लेती हैं और बफर स्टॉक में भर लेती है, उसके बाद उन्हें बाजार के अंदर पहुंचा देती है ताकि गरीबों को क्या फ़ायदा हो सके। और सरकार ने इनके लिए कई प्रकार की कल्याणकारी योजना चालू करी, जैसे कि किसान क्रेडिट कार्ड हो गया। अगर किसान की फसल कुछ भी खराब होती है और तो उनके लिए बीमा योजना चालू कर रखी है ताकि किसान क्या आत्मनिर्भर बन सके। सरकार ने कई प्रकार के प्रयास करे, और आप अगर आज के डाटा में देखोगे, आजकल के डाटा में देखोगे, मतलब अभी 2-3 साल 5 साल में देखोगे, तो भारत में क्या लार्जेस्ट प्रोडक्शन हुआ है, बहुत ज़्यादा मात्रा प्रोडक्शन हुआ है। इससे पहले इतना प्रोडक्शन हुआ नहीं है। ठीक है, और भारत का अब आत्मनिर्भर भारत की श्रेणी के अंदर जा रहा है। अब भारत के अंदर औजार बन रहे, पहले विदेशों से मंगाने पड़ते थे, ट्रैक्टर के पार्ट्स मंगाने हैं या एग्रीकल्चर के पार्ट्स मंगाने हैं, यूरिया वगैरह मंगानी है, ठीक है, बहुत सारी चीज़। पर अब भारत के अंदर मेक इन इंडिया के तहत बहुत ज़्यादा मात्रा में सामान बन रहा है। ठीक है, पहले भारत इतना आत्मनिर्भर नहीं था, परंतु जब से अब वर्तमान सरकार आई है, इन्होंने कुछ ऐसे महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं जिससे भारत आत्मनिर्भर की ओर बढ़ता जा रहा है, और एक दिन ऐसा आएगा जिसमें भारत क्या है, पूरी तरीके से आत्मनिर्भर हो जाएगा। पहले किसानों को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी क्योंकि पुराने टेक्नोलॉजी यूज़ किया करते थे, परंतु आज क्या है, हमने किसान कॉल सेंटर खोल रखे हैं जहाँ पर समय समय पर हमारे वैज्ञानिक क्या करते हैं, किसानों की मदद करते हैं, और नए नए बीजों की खोजबीन चल रही है, कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग किया जा रहा है। तो हम क्या करें, ऑर्गेनिक खेती के साथ साथ पैदावार को बढ़ाने की ओर भी कार्य कर रहे हैं। समझ गए? और किसानों की आय दुगनी हो सके, सरकार का क्या प्रयास है, किसानों की आय दुगनी हो सके। क्योंकि यदि हमारे देश का किसान क्या होगा, अच्छा होगा, किसान की आय दुगनी होगी, किसान के पास पर्याप्त मात्रा में पैसा होगा, ठीक है, तो क्या होगा, तो हमारा देश आसानी से तरक्की करेगा। क्योंकि यही तो हमारे क्या है, हमारे एक प्रकार से अन्नदाता है भाई। अगर किसान खेती करेगा तभी तो हम खाएंगे। तो सरकार क्या कर रही है, इनके लिए प्रयास करने का कार्य कर रही है। समझ गए? लेकिन अभी बहुत ज़्यादा कमियां हैं, सरकार को इनको और तेज़ी से लाने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये बच्चों आपका ये चैप्टर क्या ख़त्म हो गया। इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आंसर वो सब देख लो, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि बफर स्टॉक क्या है, न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है, बफर स्टॉक क्या है, उचित राशन की दुकानें क्या होती है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके बहुत बार एग्जाम के अंदर आते हैं। और ये जो एसएसटी तो देखो सबसे ज़्यादा आसान होती है बहुत। अगर आप सिर्फ वीडियो सुनते रहोगे और 1-2 बार रीडिंग मान लोगे तो बना के लिख दोगे। बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन को रटते हैं। रटो मत, रट्टी मारो, तोता मत बनो। आज रट लोगे तो लाइफ में आगे जाके क्या करोगे।
फिर भूल जाओगे। आज रटोगे 2 दिन बाद फिर भूल जाओगे। अगर आप सिर्फ वीडियो को सुनोगे, देखोगे और एक आध बार रीडिंग मार ली आपने, तो आप बना के लिख दोगे। क्योंकि एग्जामिनर को क्या चाहिए, रटा रटाया थोड़ी चाहिए कि बुक में कोई चीज़ लिखी हुई है और एग्जामिनर को, तो फिर फायदा क्या आपको पढ़ा के। समझ गए बात को। अगर बुक में लिखी हुई चीज़ें ही रट के लिख दोगे तो एग्जाम, तो फिर अपनी सोच कहाँ से लिख पाओगे। एग्जामिनर को चाहिए कि बच्चे के अंदर कितनी सोच है। तो इसलिए रटो नहीं, बार बार वीडियो को देखो, चैप्टर को पढ़ो, 2-3 बार पढ़ोगे आपको बहुत सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो आज के लिए बहुत है इस वीडियो के अंदर, तो फिर हम देखते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो में। ठीक है, बाय बाय।